Good morning, dear student. Today we will discuss about MOA. It means Memorandum of Association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट जो यूज किए जाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, सबसे मेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही है, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं MOA। ठीक है, MOA भी कह सकते हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक टॉपिक और आपको बताने देना चाहती हूँ। फिलहाल वो टॉपिक आपकी इसमें है तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे टर्म्स उसकी यूज की जा रही है, फिर वहां आपको दिक्कत आएगी उस समझने में। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैंने टाइप ऑफ कंपनी तो बताया है आपको, ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी मैंने बताया है, ओनरशिप के बेस पर बताया है, यानी वो उसमें ओनरशिप के बेस पर बताया है कि ओनर कौन कौन है, कितने हैं, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, उसके बेस पे बताया है। लेकिन अब आज एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिलहाल बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन कहीं ना कहीं छोटा कोई कोई कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ कंपनी। पीछे पहले बताया था टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर बताया था। आज मैं बता रही हूँ टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी के आधार पर कंपनी के टाइप में बता रही हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा कि कंपनी के क्या क्या टाइप है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि वैसे तो हमने एक ही सुना है कि कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी है। वो हमने क्या पढ़ी है, उसकी फीचर्स में जैसा पढ़ा है करेक्टरिस्टिक में कि लिमिटेड लायबिलिटी है। हाँ जी, लिमिटेड ही है, वो एक कंबाइंड ही बता देते हैं मेन जो यूज की जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो कंपनी के अगर आप और डीप में जाते हैं, जो मेन जो करेक्टरिस्टिक है बेटा, उसमें तो लिमिटेड है कि लायबिलिटी केवल लिमिटेड ही होती है। जनरली यही है कि लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, जहां मेन परसेंटेज ज्यादा होता है तो वो करेक्टरिस्टिक में दे देते हैं। ठीक है, कि लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, मेन ऐसा ही होता है कि जनरली लिमिटेड वाली ही लायबिलिटी वाली कंपनी चलती है और उसको ही लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं, जैसा भी है। फिर भी कंपनी की जब कंपनी बनती है तो उसमें लायबिलिटी के आधार पर भी बनती है। उसमें जब कंपनी फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें लायबिलिटी का भी रोल आ जाता है कि कंपनी तो है, ठीक है, कंपनी कोई भी है, चाहे पब्लिक है प्राइवेट है, ठीक है, चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट है, लेकिन उनमें भी ऑप्शन हो जाता है कि कौन सी प्रकार के लायबिलिटी के आधार पर ये कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तीन प्रकार के हैं लायबिलिटी के आधार पर, बता रही हूँ टाइप ऑफ कंपनी। सबसे पहले कि टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है, अकॉर्ड लिमिटेड बाय शेयर, सबसे पहले आती है एक लिमिटेड बाय शेयर, ये ज्यादा चलती है, लिमिटेड बाय शेयर। और दूसरी आती है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, गारंटी के आधार पर। ठीक है, और थर्ड आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये तो हमने सुना ही नहीं था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अभी तक तो पढ़ते ही आ रहे थे कि कंपनी लिमिटेड वाली ही होती है। लेकिन जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें होता है कि अगर लाइबिलिटी है तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये जनरली कमी होती है, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप कह सकते हो प्राइवेट वाले में ज्यादा होती है। प्राइवेट है जिसमें केवल दो ही ओनर है, दो ही मेंबर है, प्राइवेट में मिनिमम दो मेंबर का होना जरूरी है ना, तो वहां जनरली ये चल जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मोस्टली जो चांसेस होते हैं कंपनी के वो यही वाली चलती है, लिमिटेड बाय शेयर वाली ही चलती है। इसलिए हमने करेक्टरिस्टिक में पढ़ा है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए वहां हम लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ते हैं, जिसका परसेंटेज ज्यादा है तो ये वाली ज्यादा चलती है बेटा, लिमिटेड बाय शेयर। लेकिन फिलहाल फिर भी अगर हम टाइप ऑफ लाइबिलिटी के आधार पर देखें तो ये भी कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिट और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो तीन प्रकार की कंपनी के टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो चलिए मैं बता देती हूँ लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है। सबसे पहले आ रही है लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर में क्या है देखिए, लिमिटेड बाय शेयर मतलब जैसे नेम से इंडिकेट है, कंपनी तो है, अब कोई भी है कोई दिक्कत नहीं है, मेन इसमें ये पब्लिक वाली आती है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर मतलब कि लाइबिलिटी लिमिटेड है उनके शेयर तक। फिर सुनिए, लिमिटेड बाय
हाँ जी बेटा, मैं टाइप ऑफ कंपनी बता रही थी जिसमें लिमिट में टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी के आधार पर डिस्कस हम कर रहे थे। ठीक है कि टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, तो 3 प्रकार की कंपनी है। ठीक है, लायबिलिटी के बेस पर सबसे पहले फर्स्ट वन इज लिमिटेड बाय शेयर, सेकेंड लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आती है जो कंपनी के टाइप है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी है। अब ये तो हमने ओनरशिप के बेस पे पढ़ा है, अब लायबिलिटी के बेस पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले आता है लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, जो कंपनी होती है वो कौन सी, एक लिमिटेड बाय शेयर वाली भी कंपनी होती है, ये जनरली पब्लिक कंपनी है। तो लिमिटेड बाय शेयर मतलब जिसके अंतर्गत जो लायबिलिटी होती है, जिसके अंतर्गत जो लायबिलिटी है मेंबर की, मेंबर तो आपको पता है कौन होते हैं, मेंबर जो मनी को इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो जो शेयर होल्डर है, तो उनकी लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। लायबिलिटी तो आपको पता है, यानी कंपनी का मान लीजिए समापन हो रहा है, वाउंड अप हो रही है, तो उसकी उस स्थिति में जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी केवल उनके शेयर तक ही सीमित है, शेयर तक ही लिमिटेड है, इसलिए इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए कि कोई मेंबर है, उसने मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है यानी मेंबर ना, उसने कितने शेयर खरीदे हुए हैं, 100 शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, 100 शेयर खरीदे हुए हैं, 10 का 1 है, यानी कितने रुपए, 100 शेयर जो 10 का 1 है उसे कितने रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं कंपनी को। लेकिन अभी उसने 1000 रुपए नहीं दिए क्योंकि कंपनी ने मांगे भी नहीं। मैंने बताया था कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसके अकॉर्डिंग भी मंगाती है। उसने अभी फिलहाल कंपनी ने 7 के हिसाब से ही मनी ली है। ठीक है, यानी 100 शेयर केवल 7 के हिसाब से ही लिए हैं। वैसे तो 1000 रुपए देने हैं व्यक्ति को, लेकिन अभी फिलहाल 700 रुपए ही दिए हैं। कितने रुपए बचे हुए हैं अभी, 300 रुपए। कितने रुपए बचे हुए हैं अभी, 300 रुपीज अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, यानी 3 रुपए के हिसाब से शेयर की वैल्यू अभी भी अनकोल्ड है, जिसे मंगाया नहीं गया है। तो लिमिटेड बाय शेयर के अंतर्गत क्या होता है, जो शेयर होल्डर है, अगर कंपनी का समापन हो रहा है, वाउंड अप हो रही है, कंपनी समाप्त हो रही है, तो उस स्थिति में जितने अमाउंट रह गया है शेयर्स का, यानी जो नहीं मंगाया है, यानी एक व्यक्ति ने 700 रुपए तो दे, हजार रुपए तक के शेयर लिए थे। ठीक है, 700 रुपए तक दे दिए हैं, 300 अभी नहीं दिए हैं। जब कंपनी का समापन हुआ होगा तो उसकी लायबिलिटी केवल कहां तक होगी, इस 300 रुपए को देने तक ही होगी। इससे ऊपर उसका कुछ भी उससे अमाउंट नहीं लिया जाएगा, कोई उसकी पर्सनल सेट्स कुछ भी यूज नहीं की जाएगी। इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। और मान लीजिए अगर किसी ने सारे पैसे दे दिए, तो जैसे 1000, ठीक है, 100 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए का एक था, 1000 रुपए बनते हैं, और उसने 1000 के 1000 ही पे कर दिए सारे, तो उसकी कोई लायबिलिटी उत्पन्न नहीं हो रही जब कंपनी का समापन हो गया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी 1000 रुपए पे कर दिया, अब उससे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर फिलहाल उससे अभी 1000 रुपए नहीं मंगाए गए हैं, 800 ही मंगाए गए हैं, अभी भी 200 तो रह रहे हैं, 200 तो रह रहे हैं, तो उसे अभी भी जब कंपनी का समापन होगा तो 200 रुपए मंगाए जाएंगे, यानी उसकी लायबिलिटी केवल यहीं तक रहेगी। लायबिलिटी मतलब लॉस के समय जैसे क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है, अभी भी कुछ रह गया है, अब मेंबर की टर्न आती है, मेंबर उसको कवर कराए, तो मेंबर से सिर्फ उतने ही मनी ली जा सकेगी जितने शेयर पर रह गई है, जो अनकोल्ड है, जो मंगाया नहीं गया है। इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, तो जनरली ऐसी प्रकार की कंपनियां ज्यादा चलती हैं और व्यक्ति इसी को चूज करते हैं जहां पे लिमिटेड क्या होती है, लायबिलिटी। इसलिए करेक्टरिस्टिक में हम पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद आता है दूसरा मैंने बताया था गारंटी वाला। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, लिमिटेड बाय गारंटी। एक कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें ऑप्शन होता है लिमिटेड बाय गारंटी। तो बेटा गारंटी में क्या होता है, मेंबर तो बने होते हैं, मेंबर कौन है वो आपको पता ही है। ठीक है, बता चुकी हूँ। तो इसमें मेंबर गारंटी देते हैं। मेंबर क्या देते हैं, इसमें गारंटी देते हैं। गारंटी क्या, जैसे कुछ भी गारंटी दे दी। कौन सी गारंटी, ये वो गारंटी है जो कंपनी के समापन के समय यानी लॉस के समय पहले ही दे दी जाती है ये। तो गारंटी में जैसे एक मेंबर है, तो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कंपनी का समापन होता है, तो मैं गारंटी देता हूं समापन के समय मैं 5 लाख की गारंटी दे रहा हूं। 5 लाख की क्या दे रहा हूं, गारंटी। कोई शेयर नहीं खरीदे इसने 5 लाख के, सिर्फ ये गारंटी दे रहा है क्योंकि ये मेंबर है।
भाई मेंबर है, इसकी जिम्मेदारी है, ये ओनर है, इसकी जिम्मेदारी है, अगर लॉस हो गया है तो कुछ तो कवर करवाए। तो लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर को गारंटी देनी होती है। तो गारंटी क्या देते हैं, ये रुपीस की गारंटी देते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कह रहा है जी 5 लाख की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मेंबर बना हुआ कौन, गारंटी के साथ, विद गारंटी। गारंटी क्या है, 5 लाख की, कोई शेयर नहीं खरीदे उसने, 5 लाख की, मेंबर तो है, मेंबर तो पता है कौन होते हैं, लेकिन उसके अलावा उसने गारंटी दी हुई है। कौन सी गारंटी, समापन के समय, मान लीजिए अगर पहले वाले में क्या था, गारंटी उनकी एक तरीके से वो शेयर ही थे, यहाँ गारंटी का मतलब कि अलग से कुछ मनी दे रहा है वो, ठीक है। तो वो 5 लाख तक की क्या दे रहा है, गारंटी, कि अगर कंपनी का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, तो 5 लाख रुपीस तक ही कंपनी क्या कर सकती है, इससे लायबिलिटी क्लेम कर सकती है। यानी इसके उत्तरदायी 5 लाख तक ही है, 5 लाख से ऊपर 1 रुपए भी नहीं मांगेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। अगर किसी ने 2 लाख बोला है, तो मान लीजिए लॉस हो गया, तो लॉस के समय कोई अब क्रेडिटर को देना रह गया है, सारी एसेट्स यूज की जा चुकी है कंपनी की, अब भी पैसा देना बाकी रह गया है। तो मेंबर ने गारंटी दी थी जब वो मेंबरशिप में आया था, क्या गारंटी दी थी, मेंबर बन रहा है गारंटी के साथ। यहाँ पर अगर मेंबर बनना है, मेंबर बाय गारंटी में, तो गारंटी आपको देनी ही पड़ेगी, तब आप मेंबर बनोगे। तो मेंबर ने मान लीजिए 2 लाख की गारंटी दे दी, तो उससे 2 लाख ही मांगे जाएंगे जब कंपनी का समापन होगा, इससे 1 रुपए भी ऊपर नहीं मांगा जाएगा। गारंटी कितनी है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर, और जितनी गारंटी अच्छी देगा वो उतना ही एक अच्छा हिस्सा भी प्राप्त करता है। तो ये था बेटा लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड मैंने बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी तो हमने सुना ही नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो हमने सोल ट्रेड में सुना है कि सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में एक अनलिमिटेड लायबिलिटी सुन रहे थे, लेकिन यहाँ कहाँ से अनलिमिटेड लायबिलिटी आ गई जी, है यहाँ भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो एक ऑप्शन होता है, ये जनरली प्राइवेट कंपनी में ज्यादा यूज होता है, जिसमें बेटा प्राइवेट कंपनी मान लीजिए मेंबर जनरली 2 ही मेंबर है, ठीक है, और कोई है ही नहीं उसमें, ऐड ही नहीं कर रहे हैं, वो 2 ही चला रहे हैं, बस बहुत है, उनको जरूरत भी नहीं है। अब मान लीजिए ये 2 व्यक्ति है, अब कंपनी को भारी लॉस में जा रही है, कंपनी का समापन हो रहा है, भारी लॉस है, मनी कैसे कवर करवाएंगे, अभी 2 व्यक्ति की तो जिम्मेदारी है, यही तो कराएंगे। तो अब ये क्या हो जाती है, इनकी लायबिलिटी, ये पहले ही कंपनी को शो करते हैं कि इनकी कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। तो ये जो 2 मेंबर है, मान लीजिए कंपनी का समापन हो जाता है, तो इनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार बता रही हूँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कंपनी का समापन हो गया है, ठीक है, सब कुछ बिक गया है, सब एसेट्स बेच दी है, व्यवसाय बंद हो गया है, खत्म हो गया है, फिर भी अभी भी उधार रह गया है, अभी भी मान लीजिए 5 लाख रुपीस, मान लीजिए कि अभी भी लॉस के बाद 2 मेंबर हैं, उन्होंने कंपनी शुरू की है और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी शुरू कर रहे हैं, और मान लीजिए 5 लाख रुपीस अभी भी देने बाकी रह गए हैं क्रेडिटर को, ठीक है, 2 मेंबर ही है, मान लीजिए 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मैं तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। और 5 लाख रुपीस अभी भी क्रेडिटर को देने बाकी रह गए हैं, और व्यवसाय तो खत्म हो गया है, सब कुछ बेच दिया, अब भी 5 लाख रुपए रह रहे हैं, कैसे दें इस 5 लाख रुपए को, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं यही देंगे। तो अब इसके अंतर्गत ये जो 2 मेंबर हैं, इनकी पर्सनल एसेट्स को भी क्या किया जा सकता है, यूज, जैसे इनका घर को भी क्या किया जा सकता है, यूज। अब कैसे यूज किया जाएगा बेटा, 5 लाख है तो 5 लाख में से, जैसे कि बेटा ये पहले डिटरमाइंड हो जाएगा कौन कितनी तरीके की भाई लायबिलिटी को बॉन्ड करेगा। जैसे 5 लाख है तो दोनों इक्वल भी, वो रेशो कहीं ना कहीं पहले डिटरमाइंड होगा कि अगर समापन हो जाता है जो भी अमाउंट बचता है तो इस रेशो में लेंगे। मान लीजिए जनरली वैसे 50-50 होता है, तो 2 मेंबर है, तो ए मेंबर है और बी, ए मेंबर 2.5 लाख अरेंज करेगा और बी मेंबर 2.5 लाख अरेंज करेगा, हो गया 5 लाख, इनकी हो गई, फिर उसके बाद लायबिलिटी खत्म। तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, ठीक है बेटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर यूज होगा तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने बताया है यहाँ पर कि 3 प्रकार की कंपनी तो होती है, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, और वहीं 3 प्रकार की कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के आधार पर भी होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये कल डिस्कस कर चुकी थी, सीधा मीनिंग बता रही हूं मैं यहाँ पर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वह डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी कंडीशन गिवन होती है, जिसके आधार पर कंपनी का क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेशन यानी इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं,
कंटेंट और क्लॉजेज और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या कंटेंट है, इसमें क्या क्या शामिल है, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखें, every company must have to state following 6 clauses in its memorandum of association। निम्नलिखित 3 क्लॉजेस को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, शो करना होता है। देखिए ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले नेम, बेटा नेम तो सबसे पहले जरूरी है, नेम ही नहीं तो फिर कंपनी की आइडेंटिटी कैसे, आपकी आइडेंटिटी आपके नेम से ही है, तो नेम क्लॉजेस सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, 6 क्लॉज बताए हैं। तो इन दिस क्लॉज, नेम क्लॉज के अंतर्गत दैट नेम इज स्टेटेड, तो नेम में तो बेटा नेम स्टेट करेंगे, बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिस नेम से रजिस्टर्ड हो रही है वो नेम शो किया जाता है। द नेम ऑफ कंपनी नेसेसरी नॉट ओनली फॉर इज आइडेंटिफिकेशन, नेम केवल इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही नहीं, ऑल्सो सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस, उसके एक पर्सनल एग्जिस्टेंस बनी रहे, इसके लिए जरूरी होता है नेम। नेम बिना तो हम कैसे पहचानेंगे, कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो नेम से ही तो लेते हैं हम, आपको अगर हम बुला रहे हैं तो नेम तो आपको नेम से ही तो बुलाएंगे। ठीक है, तो नेम तो आपकी एक आइडेंटिटी है, तो नेम सबसे पहले आ जाता है, नेम देना जरूरी है। अ कंपनी हैज फुल इंडिपेंडेंट, कंपनी पूरे रूप से स्वतंत्र है, कोई भी नेम सिलेक्ट करे, लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बातों पर, कौन सा अभी हम पढ़ेंगे। कंपनी कैन इट्स फ्री डिस्क्रेशन नेम इटसेल्फ, पूरे डिस्क्रेशन, पूरे सोच समझ कर विचार करके अपनी इच्छा से अपना कोई भी नाम रख सकती है, कोई भी में भी, बस इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन जब वो नेम को चूज करती, कुछ स्टेचुटरी रेस्ट्रिक्शन है यानी वैधानिक रेस्ट्रिक्शन है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेम अगर चूज कर रही है तो किन किन बातों को वो ध्यान रखें। ठीक है, जैसे देखें किन किन बातों को ध्यान में रख सकती है, किन किन बातों को ध्यान में रख सकती है, नहीं रखना पड़ता है। देखें, मस्ट नॉट बी अनडिजायर इन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस से, भाई वो अनडिजायर नहीं हो नेम। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 कंपनी है, कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम विच, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी उस नेम से जो कि ऑलरेडी अनडिजायर या ऑब्जेक्शनेबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब ये कौन सा अनडिजायर, कौन सा जो है ऑब्जेक्शनेबल हो, जैसे कि ऐसे वर्ड आपको यूज नहीं करने, किंग, क्वीन, ठीक है, पार्लियामेंट, ऐसे कोई वर्ड यूज आपको नहीं करने हैं। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका भी नेम यूज नहीं करना है। इफ एनी नेम रिजम्बल यानी शो कर रहा है द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी के जैसे ही कर दिया आपने और बिल्कुल उसके जैसे ही रख दिया, नहीं, वो ऑब्जेक्शनल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ऑब्जेक्शन उठाएगी, ऐसा नेम आपको नहीं रखना है। ठीक है, और दूसरा, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम, एम्बलम यानी कुछ शाही चिन्ह, राज्य चिन्ह, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है, वो आप यूज नहीं कर रहे। प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, उसका इम्प्रॉपर यूज नहीं हो, ठीक है, इसलिए उस पर बैन लगाया गया है। जैसे देखिए एक्ट के अंतर्गत कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी यूज नहीं करेगी ये वर्ड, जो कि पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा था, इंपेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल स्टेट, बिना अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा नेम, पिक्चर, सील ऑफ यूएनओ, यूएनओ तो आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल आप न्यूज में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल जो क्या करती है, शांति बनाए रखने का काम करती है, पीस बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, तो ये कहलाई जाती है यूएनओ। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार आपने पढ़ा होगा, उसके बाद ये बनी यूएनओ, ताकि शांति बनी रहे कंट्री में, उसको पीस बनाए रखने का काम करती है। और इसके बाद आता है ये डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ तो आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, न्यूज में ये भी आता रहता है कि डब्ल्यूएचओ ने जारी किया, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो नेम से इंडिकेट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ यानी जो कि हेल्थ क्या चल रही है उससे रिलेटेड जो है गाइडलाइन जारी करती है और सिचुएशन बताती है और सुधार करने के लिए पूरा प्रयास कराती है, ये कहलाई जाती है। हेल्प देती है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड किसी को भी हेल्प चाहिए कंट्री को दूसरी कंट्री से, तो उसमें हेल्प कराती है। सील और एम्बलम यानी चिन्ह है ऑफ द सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी, ऑल्सो यूज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग कैन नॉट बी मेड, ऐसे आपको कुछ भी यूज नहीं करना, ऐसे कोई भी साइन चिन्ह यूज नहीं करने हैं, ना ही ऐसे कोई नाम यूज आपको करने हैं। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी ये वर्ड तो यूज करना है कि लिमिटेड है या प्राइवेट, यानी पब्लिक है या प्राइवेट।
जरूरी हो जाता है नेम ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज करे, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड यूज करे ताकि लोग पहचाने, ठीक है, हम भी पहचाने, हाँ भाई ये तो पब्लिक है, यानी जनरल पब्लिक को ये जारी करती है शेयर, और प्राइवेट है जी नहीं, इसके मेंबर तो मैक्सिमम 200, इससे ऊपर नहीं है। आगे, द एम ऑफ दिस इज दैट एवरी पर्सन ट्रांजेक्शन विद द कंपनी मस्ट बी अवेयर दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। हाँ जी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं। द एम ऑफ दिस इज दैट, इसका एम क्या है, इससे ये पता चल जाता है एवरी पर्सन ट्रांजेक्टिंग विद द कंपनी, जो भी कंपनी में ट्रांजेक्शन कर रहा है कोई पर्सन, तो अवेयर हो जाता है कि लायबिलिटी मेंबर की वहाँ क्या है, लिमिटेड है या नहीं, या प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसे और मेंबरशिप वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने मेंबर जुड़ सकते हैं, इससे ये पता चल जाता है। तो इसलिए यूज किया जाता है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। तो ये थे बेटा 3, ठीक है, यही नेम क्लोजेज है। इसके बाद ये नेम क्लॉज खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल था, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नेम क्लॉज मतलब जिसमें नेम आइडेंटिफाई करना होता है, पहले नेम आपको रजिस्टर कराना होता है। नेम तो आप बनाइए, नेम क्या है कंपनी का, तभी तो रजिस्टर्ड होगी, नेम ही तो रजिस्टर्ड होगा। स्कूल में आपका नेम ही तो लिखा जाता है या कुछ और लिखा जाएगा, नेम ही तो पूछेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, नेम, ठीक है। इसी से तो पहचान है, पहचान के लिए जरूरी है, और नेम के लिए आप पूरा सिलेक्ट है, कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हो, नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी के, ठीक है, कंपनी के। इसके अलावा ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए जो प्रोहिबिटेड है, जैसे यूएनओ, WHO, ठीक है, किंग, क्वीन, ये कुछ सील, ऐसा कुछ आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपको वर्ड यूज करना है लास्ट में कि लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपको यूज करना है। बहुत सिंपल टॉपिक। इसके बाद आता है सिचुएशन क्लोज, जिसे स्थिति क्लोज भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन, थोड़ी स्थिति बताएंगे, ठीक है। एड्रेस के बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सिचुएशन क्लोज क्या है। इन दिस क्लोज द नेम ऑफ दैट स्टेट इज मेंशन इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। देखिए ये वह क्लोज है, द नेम ऑफ द स्टेट, जहां पे The name of the state is mentioned in which registered office of the company, registered office बताया था मैंने, जैसे हेड ऑफिस था, पार्टनरशिप में हेड ऑफिस, यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये वह क्लोज है जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, जहां कंपनी का, उसकी स्थिति आप बतानी पड़ेगी कि कौन से स्टेट में है, ठीक है। नेम ऑफ उस स्टेट का नेम मेंशन आपको करना पड़ेगा। जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, पहले रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तब रजिस्टर्ड होगी कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है जहां सारी लीगल, सारी स्टेचुरी, सब कुछ बुक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लोज ओनली जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंपनी डोमिसाइल इट्स नेशनलिटीज फिक्स, क्योंकि इसके आधार पर ही नेशनलिटीज यानी कहाँ का है, ठीक है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये सब फिक्स किए जाते हैं। जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र कौन से स्टेट में है, क्या क्या उसको अधिकार मिलने हैं उस स्टेट के अंतर्गत, ये सब, ठीक है। डोमिसाइल स्थायी निवासी, ये सब यूज इसके आधार पर किया जाता है। आगे, बाय सिचुएशन क्लोजेस द्वारा इट इज डिसाइड किया जाता है वेदर द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी, फॉरेन वन, ठीक है, नेशनलिटी से हो जाएगा ना, क्या जी इंडियन है या फॉरेन है। जनरली फुल एड्रेस ऑफ कंपनी इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसलिए तो बोला है MOA, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई प्लेस नहीं है इसका, ठीक है, कि इसके प्लेस पर कुछ और यूज कर रहे हो जी, MOA ही यूज करना है। तो MOA एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन के दौरान फुल एड्रेस तो देना पड़ेगा कंपनी का, और इसका कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और, कंपनी कहीं और, ठीक है। आगे, बट इफ दिस इज, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट में फैली हो, बट इफ दिस इज नॉट डन द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जनरली फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी इज गिवन, वैसे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फुल एड्रेस गिवन होता है जैसे इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ है, फिलहाल अभी नहीं हुआ है, तो जो भी एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो उसकी तुरंत भेज देनी चाहिए रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ही तो रजिस्ट्रेशन करेगा, फिलहाल रजिस्ट्रेशन करने से पहले रजिस्ट्रार को तो इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि कहाँ उसका एड्रेस है। अगर MOA में वैसे तो डिटरमाइंड होता है, फिर भी अभी नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रार के पास ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि कहाँ पर, क्योंकि MOA आप जो है बनाओगे, आप इसको डॉक्यूमेंट को बनाओगे, फिर आगे शो करोगे, रजिस्ट्रार इसको देखेगा, ठीक है, फिर अगर सेटिस्फाई होगा तो पीछे आपने डिस्कस किया था तब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रार को पता हो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, विद इन 30 डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने से विद इन 30 डे पता होना चाहिए।
और इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड विच एवर अर्लियर, जो भी पहले हो आपको बताना रजिस्ट्रार को कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस। द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी इज दैट प्लेस, यह वह प्लेस होता है जहां पर, अब रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने जैसे अभी बताया था क्या होता है, जहाँ पे सारी वैधानिक पुस्तकें होती हैं, सारी स्टेशनरी बुक होती है, सारी लीगल फॉर्मेलिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आराम ध्यान से रखना होता है। बिसाइड ऑल दी नेसेसरी नोटिस, सारे लेटर कंपनी के यहीं सेंड किए जाते हैं। कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कोई भी नोटिस दिया जा रहा है लीगल, यही रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंचेगा उसके, ठीक है, और कहीं नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस का काम ही यही है। बिसाइड ऑल दी नेसेसरी नोटिस लेटर कंपनी का यहीं से पहुंचा जाएगा। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी कैन बी रिसीव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड टू दी कंपनी, जो भी कंपनी से रिलेटेड है, कैन बी रिसीव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन आई है तो कहाँ से रिसीव करेंगे हम, रजिस्टर्ड ऑफिस से, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में भी आपको पता है सारी जो इंफॉर्मेशन है, मुकेश सर है, वो हर प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है दे देते हैं कि स्कूल के लिए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ऐसे यहाँ पे ये रजिस्टर्ड ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी नोटिस है, चाहे कोई लीगल नोटिस आ रहा है, सब यहाँ आता है। कंपनी फिर यहीं से रिसीव करती है, चाहे कंपनी कहीं और हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और। अ कंपनी कैन रन इट्स मेन बिजनेस एट प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, देखिए लास्ट लाइन लिखी हुई है, हो सकता है कि कंपनी का मेन बिजनेस कहीं और प्लेस पर है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और प्लेस पर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसे बोलते हैं सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज बहुत सिंपल, सिचुएशन क्लॉज का थोड़ा सा मीनिंग है। सिचुएशन क्लॉज मतलब जिसके अंतर्गत क्या गिवन होता है, सिचुएशन यानी स्थिति गिवन होती है। क्या स्थिति, किसकी स्थिति, मेन रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस वैसे तो एमओए जब डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तब उसमें हम फेल कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें रह गया है तो रजिस्ट्रार को तो देना जरूरी है, क्योंकि तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा। एमओए को सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी आपका कंपनी का है उसकी फुल इंफॉर्मेशन, फुल एड्रेस देना पड़ेगा। इससे नेशनलिटी का भी पता चल जाता है, विदेशी है, भारतीय है कंपनी। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा क्या है जो बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों बार बार चर्चा आ रही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ये पहले होना चाहिए तब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा। तो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, सारी लीगल इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस है यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस में ही पहुंचता है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में आने के बाद कंपनी इसको रिसीव कर सकती है। हो सकता है कि कंपनी कहीं और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और हो। तो यह सिचुएशन क्लोज। अब आता है ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है। तो बेटा दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज है मेमोरेंडम का। इन दिस क्लोज ऑल दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी आप हिंदी में लिख लीजिए उद्देश्य, उद्देश्य क्लोज। चलिए तो अब ध्यान, अब थोड़ा सा, जैसे नेम में तो नाम लिखना था, सिचुएशन में स्थिति, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे जी, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है, चलिए देख लेते हैं, अब थोड़ा सा इजी लगेगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज है मेमोरेंडम का। इन दिस क्लोज ऑल दी ऑब्जेक्ट ऑफ अटेनमेंट विच कंपनी एस्टैब्लिश, क्यों स्थापित हुई है भाई, क्या उद्देश्य है, कर क्या रही है, क्या, ठीक है, क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या प्रोडक्शन करेगी, कितने मेंबर है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। दिस क्लोज डिफाइन द पावर ऑफ कंपनी, ये क्लोज डिफाइन कर देता है कंपनी के पास कितनी पावर है भाई। पब्लिक कंपनी है तो बाहर जनरल पब्लिक को भी इशू करेगी, प्राइवेट है तो जी नहीं करेगी। स्टेट इट्स लिमिट को बता देगी, ठीक है। एंड कंपनी कैन नॉट डू एनी बिजनेस अदर देन दो स्टेट इन मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम में जो भी डिटरमाइंड उसने कर दिए है ना, उससे बाहर कोई कार्य नहीं करेगी। जैसे ऑथोराइज कैपिटल है, इस कंपनी ने शो कर दिया जी ऑथोराइज कैपिटल है जी, चाहे 1 करोड़ है, इससे ऊपर तक के तो वो जाएगी नहीं। अगर जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन स्पेशल उससे क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, मीटिंग बैठानी पड़ेगी, ठीक है, मीटिंग बैठानी पड़ेगी, एक जनरल मीटिंग बैठानी पड़ेगी। अगर ऑथोराइज कैपिटल को चेंज करना है, जनरल मीटिंग जिसमें वो सारे शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, शेयर होल्डर है और सारी पार्टीज, डायरेक्टर भी इसमें हो सकते हैं, और फिर आपस में डिसाइड करेंगे क्या ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है। सब अगर डिसाइड कर लेते हैं, हाँ हो जाती है, तब फिर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी और फिर इसको मेमोरेंडम में रजिस्ट्रार के पास भी चेंज कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर 1 करोड़ से ज्यादा की ऑथोराइज कैपिटल लिस्ट करानी है तब वो शो होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेमोरेंडम में अभी 1 करोड़ है तो इससे ऊपर नहीं जाइए, आपकी लिमिट यहीं तक है। तो
ऑब्जेक्ट में यानी उद्देश्य में लिमिट शो हो जाती है, भाई क्या लिमिट है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकते। कंपनी हैव टू डिवाइड देयर ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है, जैसे देखें मेन ऑब्जेक्ट इन दिस कंपनी हैज टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट फॉर अटेनमेंट विच अ कंपनीज ओन कॉर्पोरेट, इसमें वो होता है जिससे रिलेटेड कंपनी स्थापित हुई है, विच आर हेल्पफुल रिलेटेड एंड आइडेंटिकल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि मेन ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया जा सके। किस उद्देश्य से कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितने एरिया में फैलने वाली है, कितने मेंबर, सब कुछ इसमें डिटरमाइंड होता है। मेन ऑब्जेक्ट कंपनी करेगी क्या, मोबाइल बनाएगी, तो शो कीजिए ना। आगे ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्टिव देखिए, दोज ऑब्जेक्टिव फॉर द अटेनमेंट ऑफ व्हिच अ कंपनी इफ द नेसेसिटी अराइज, अगर जरूरत हो तो और भी ऑब्जेक्टिव इसमें शो करेगी, जैसे can work or nevertheless those are not stated in part in relation to those company which are not traded company or whose working is not limited to only a single state. It is necessary to give the name of all the state in which they would attain its objective। देखिए क्या है auxiliary और other objective, ये those objective for the attainment of which company, ये वह ऑब्जेक्टिव है इफ इज नेसेसिटी अराइज, अगर जरूरत हो तो हम इसको शो करते हैं। जैसे कि कौन से ऑब्जेक्टिव, जब तक जरूरत नहीं है तब तक हम इसको शो नहीं करते, अगर जरूरत है तो हम इसको शो कर देते हैं। कब, जैसे कि कब शो करते हैं अदर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मान लीजिए इन रिलेशन टू दोस कंपनी के रिलेशन में विच आर नॉट ट्रेडिंग कंपनी एंड हुज वर्किंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली अ सिंगल स्टेट, की ऐसी कंपनी जो केवल अब एक स्टेट तक सीमित नहीं है बल्कि उसका एरिया सिंगल स्टेट नहीं और भी स्टेट में जा चुका है। तो नेम सब बताने आपको ऑल स्टेट के, जहां पर आप ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करेंगे तो आपको वो भी बताना है, तब अदर ऑब्जेक्टिव में ये आ जाएंगे। और देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज प्रोहिबिटेड, तो मेन तो एक तो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी की स्थापना क्यों हुई है, क्या कर रही है, और अदर ऑब्जेक्टिव अगर कंपनी वन स्टेट से और भी स्टेटों में जा रही है तो जी वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टैब्लिश ऑफ कंपनी फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स प्रोहिबिटेड, निम्नलिखित प्रकार से प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कंपनी की स्थापना कब, अगर ऑब्जेक्ट ये हो, ऑब्जेक्ट यानी कोई सोशल वेलफेयर नहीं, लोगों का कोई रिलेशन नहीं बल्कि इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर है ही नहीं उसका ऑब्जेक्टिव कानून के अनुसार। जैसे इमोरल है, अनैतिक है, जैसे ऑब्जेक्टिव कंपनी का शुड नॉट बी, इमोरल नहीं होना चाहिए, जैसे लाइक प्रोस्टिट्यूशन, ये तो पता होगा प्रोस्टिट्यूशन क्या है। इलीगल नहीं होना चाहिए, भाई इलीगल कैसा, इलीगल मतलब कि ऐसे नहीं जी लॉटरी आप गैम्बलिंग का काम कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट हो, पब्लिक पॉलिसी यानी कोई इसमें व्यक्तियों का कोई वेलफेयर तो नहीं, प्रॉफिट तो खैर कमाती है, कोई वेलफेयर नहीं हो रहा। और पब्लिक पॉलिसी में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, अब आप उस पॉलिसी को तोड़ रहे हो, मीन्स कहने का मतलब एक डायरेक्ट अगर कहे तो लोगों का अब इससे वेलफेयर नहीं हो रहा बल्कि लोगों के लिए नुकसानदायक है। जैसे ये प्रोस्टिट्यूशन है या हम ये कह सकते हैं गैम्बलिंग है, कहीं ना कहीं जुआ में लग जाना तो लोगों के वेलफेयर के परे हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाई जाती है पब्लिक पॉलिसी। और मेन इसमें ये नहीं कि आप एक मोनोपोली बैठाए रखे हो, मोनोपोली यानी अपना ही अधिकार। A company should also not establish for any activity which is opposite to public policy, जैसे establish monopoly to trade with some foreign enemy, किसी ये नहीं कि foreign enemy के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो ये पब्लिक पॉलिसी हमारे कानून के अनुसार क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो ये है बेटा ऑब्जेक्ट क्लोज। एक लास्ट और करा देते हैं, लायबिलिटी क्लोज क्या है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट लायबिलिटी क्लोज ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, देखो लिखा हुआ लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी में बता चुकी हूँ पहले ही। तो लायबिलिटी क्लोज में डिपेंड शो करना होता है कि कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी द्वारा, और स्टेट करना होता है कि लायबिलिटी, फिर उसके आधार पर स्टेटेड हो जाता है कि कंपनी लिमिटेड है या क्या है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फिर उसके आधार पर होता है। इन दी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी क्लोज में इसकी शेयर होल्डर का जो भी शेयर होल्डर है उनका जो शेयर तक ही क्या है, सीमित है, लायबिलिटी लिमिटेड है। जैसे फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय देम वहीं तक सीमित है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बता चुकी थी, जैसे यहाँ देख लीजिए कंपनी कैन नॉट रिसीव एनी अमाउंट अबव फेस वैल्यू, से ऊपर नहीं मंगा सकती लाइफ टाइम में। जैसे किसी पर्सन ने 100 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, एंड ही कैन नॉट कॉल्ड अपॉन अ पे अबव 500, 5 रुपए के 100 शेयर 5 के थे यानी 500 रुपए देने थे, तो कंपनी अपने जीवन काल में 500 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी नहीं मंगा सकती। अगर 400 रुपए मंगा लिए हैं तो 100 रुपए रह गए, अब वो ही मंगाएगी
जीवन काल में अगर कोई समापन हो रहा है, वाउंड अप हो रही है, अदरवाइज नहीं मंगा सकती, मैं बता चुकी हूँ। इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी मींस लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गारंटी पर सीमित होता है। जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी लिमिटेड गारंटी में स्पेसिफाई होता है पहले से ही अमाउंट, कितनी गारंटी आप दे रहे हो। तो जैसे ही जो भी गारंटी दी है, इन केस ऑफ गारंटी में द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब देम अलोंग विद अमाउंट ऑफ गारंटी। तो बेटा इसमें मेंबर तो है, मेंबर मतलब शेयर तो उसने खरीदे ही है, लेकिन प्लस में कुछ गारंटी दी है। तो शेयर के पैसे तो मान लीजिए पहले दे दिया होगा, अब गारंटी ही मंगाई जाएगी। जहाँ मान लीजिए उसने 1 लाख की गारंटी दी है तो 1 लाख ही मंगाए जाएंगे। कब, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी को क्रेडिटर को अभी नहीं दे पाई है रुपए, तो मेंबर से केवल उसके जो गारंटी उसने दी है उतनी ही मंगाएगी। ठीक है, और इस प्रकार लॉस को क्या करेगी, कवर करेगी। तो ये था बेटा लायबिलिटी क्लोज। आई होप टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।